नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो आगामी हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के इस वीडियो में मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को भी शेयर करने का कष्ट करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और अपने मित्रों को इसे शेयर कर दो। हमारे पास आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वे ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे रुधिर में या रक्त में छोड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंतःस्रावी या एंडोक्राइन शब्द कहां से लिया गया है? तो यह शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अप्रनाल ग्रंथियां कहा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी मिश्रित ग्रंथि। तो बहिःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो एंजाइमों का स्त्रावण करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो हार्मोनों का स्त्रावण करती है और मिश्रित ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन प्लस में एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को माना जाता है। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? अब सबसे छोटी है तो इसका वजन भी पूछा जा सकता है। तो इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार भाग पर पाई जाती है। बहुत बार ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। 10 नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में कहां पर स्थित होती है? अब मस्तिष्क के आधार भाग में पाई जाती है, लेकिन कहां पर पाई जाती है? इसका स्थान कहां पे होता है? तो यह कपाल की जो सिप्नोइड हड्डी होती है उसके सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। 11 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या हाइपोफाइसिस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बाकी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथि को हेडमास्टर या बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, क्योंकि यह हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि के 3 भाग कौन से होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रपाली, मध्यपाली एवं पश्चपाली। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से कितने हार्मोन्स स्रावित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 7 हार्मोन स्रावित होते हैं अग्रपाली से। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कौन सा हार्मोन गर्भवती मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है जो गर्भवती मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है? लेक्टोजेनिक या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करता है या प्रेरित करता है। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। इसी हार्मोन को पिटोसिन भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से बौनापन रोग होता है? तो बौनापन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? STH हार्मोन की कमी से होता है। इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वयस्कों में STH हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है और अधिकता से क्या हो जाता है?
एक्रोमिगेली रोग हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन के अल्प स्त्रावण से डायबिटीज इंसिपिडस या उदकमय नामक बीमारी हो जाती है? तो किसकी कमी से या किसके अल्प स्त्रावण से डायबिटीज इंसिपिडस या उदकमय रोग हो जाता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से यह रोग हो जाता है। इस हार्मोन को मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा हार्मोन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है? तो किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है? हाशिमोटो रोग है, उसको थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जड़ बामनता या जड़ मानवता क्रिटिनिज्म नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। 25 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करती है? तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करती है। 26 नंबर प्रश्न है हमारे पास, दुग्ध जनक हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करते हैं उन हार्मोनों का स्त्रावण कहां से होता है? उनको कौन स्त्रावित करती है? उनको पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती है। उसके बाद में 27 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर में उत्तेजना को कौन पैदा करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है। उसके बाद में उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। 29 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है या कहते हैं? तो किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद में नोट लगा के मैंने लिखा है कि 3F हार्मोन और जीवन रक्षक हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण। जीवन रक्षक पूछ लेते हैं किस हार्मोन को कहा जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन, 3F हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या भागो या उडो हार्मोन भी कहा जाता है। ये आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग थायराइड जो ग्रंथि होती है उसकी अति सक्रियता के कारण होता है। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग देता है? मेलानिन जो वर्णक होता है वो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। उसके बाद में 33 नंबर प्रश्न, मानव शरीर पर तिल और चकत्तों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो मानव शरीर पर तिल और चकत्ते जो बनते हैं वो किस हार्मोन के कारण बनते हैं? मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन की वजह से बनते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथि की आकृति अंग्रेजी के HX अक्षर जैसी होती है? तो किस ग्रंथि की आकृति अंग्रेजी के H के जैसी होती है? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसकी आकृति H के समान होती है। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है हमारे पास, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियां जिस संरचना द्वारा जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है। तो ये होती है इस प्रकार से श्वास नली होती है, इस प्रकार श्वास नली होती है। श्वास नली में ये सी आकार के हाइलिन उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं या बचाते हैं। इसके दोनों ओर एक एक पॉली पाई जाती है, एक इधर पॉली होती है और इधर पॉली होती है। ये किसकी पॉली होती है? ये थायराइड ग्रंथि की होती है। और ये दोनों पॉलियां एक संरचना से जुड़ी होती है, इस प्रकार संरचना से जुड़ी होती है, मतलब इस प्रकार की संरचना बन जाती है, यानी अंग्रेजी के H के आकार की संरचना बन जाती है। तो इस पॉली को और इस पॉली को इस संरचना ने जोड़ा है, इस संरचना को क्या बोलते हैं? इस्थमस कहा जाता है। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है, किस रोग में 30 वर्ष की उम्र वाला वयस्क 4 अथवा 5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है? तो अवटुबामनता जो रोग है उसके अंदर 30 वर्ष का बालक 4 या 5 वर्ष का प्रतीत होता है। उसके बाद में 38 नंबर प्रश्न है, युवावस्था में किस हार्मोन की कमी के कारण मिक्सिडिमा रोग हो जाता है? तो किस हार्मोन की कमी से युवावस्था में मिक्सिडिमा रोग हो जाता है?
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। 39 नंबर प्रश्न है हमारे पास, स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान कौन सी ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट करना कि स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान कौन सी ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। तो पीयूष ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ये बहुत बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर प्रश्न है हमारे पास, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों के लिए किसकी जांच की जाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो भी रोग होते हैं उन रोगों की जांच करने के लिए THS की जांच की जाती है। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन और महिलाओं में या स्त्रियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो फोलिकल हार्मोन होता है, फोलिकल उत्तेजन हार्मोन या जिसको बोलते हैं FSH हार्मोन होता है, वो पुरुषों में शुक्र जनन और महिलाओं में या स्त्रियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा यदि बढ़ जाए तो आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। इस रोग को क्या बोलते हैं, एक्सोपथेल्मिक रोग या गवाइटर एक्सोपथेल्मिक गवाइटर रोग कहा जाता है। उसके बाद में 44 नंबर प्रश्न है, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सी हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। तो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा दो हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। एक तो होता है पैराथायरोन हार्मोन और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। 45 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिवृक्क ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, उसको ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि या सुप्रा रीनल ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद में 46 नंबर प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस करती है। तो यहाँ पे नोट करना कि गुर्दे पर कार्य करती है। तो कौन सी ग्रंथि कार्य करती है, हाइपोथैलेमस करती है, न कि अधिवृक्क ग्रंथि कार्य करती है। उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कौन सी ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है। 49 नंबर प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हृदय की गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करती है। तो उसका क्या नाम है, अधिवृक्क ग्रंथि। 50 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करती है, इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पैराथायरोन जो हार्मोन है वो विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है, पैराथायरोन हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। उसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है, पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, शरीर में 4 होती है। उसके बाद में हमारे पास 54 नंबर प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो उस बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है। उसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। उसके बाद में एड्रिनल कोर्टेक्स की कोशिकाएं कितने हार्मोन स्त्रावित करती है। तो कितने हार्मोन स्त्रावित करती है, 50 हार्मोनों का स्त्रावण करती है। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। तो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन नियमित करता है। उसके बाद में हमारे पास 58 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, पीनियल काय को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास
प्रश्न है, किसे शरीर का रासायनिक दूत या रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। उसके बाद में हमारे पास 61 नंबर प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में गेंगा रोग हो जाता है, जड़ मानवता या बामनता और मिक्सिडेमा रोग हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, उपापचयी दर जिसको BMR बसल मेटाबॉलिज्म रेट किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है BMR? थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। उसके बाद में 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्त दाब को नियंत्रित करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो हरिवृक्क ग्रंथि मनुष्य के रक्त दाब को नियंत्रित करती है। उसके बाद में हमारे पास 64 नंबर प्रश्न है, एडिशन का रोग किससे संबंधित होता है? तो एडिशन का रोग मेडुला कोर्टेक्स से संबंधित होता है, एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला कोर्टेक्स से संबंधित होता है। उसके बाद में 65 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में संबंधित प्रतिरक्षा के निर्माण करने में संबंधित होती है। 66 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है या 10 वर्ष की उम्र के बाद यह लुप्त होना शुरू हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, अग्नाशय ग्रंथि के किस कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है? बहुत बार ये परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। तो अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका है उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, किस हार्मोन के स्त्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? तो हृदय की गति एड्रीनलिन हार्मोन है, उसकी क्रिया के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है। उसके बाद में नोट लगा के मैंने लिखा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 69 नंबर प्रश्न है, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो हमारे शरीर का ताप स्थायी रखने का काम कौन सा ग्रंथि करती है, कौन सा अंग करता है? हाइपोथैलेमस करती है या करता है। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय में, और यह क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है। उसके बाद में 71 नंबर प्रश्न, किस हार्मोन को गर्भ धारण करने वाला या प्रसव वाला हार्मोन भी कहा जाता है? तो किस हार्मोन को कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है। उसके बाद में इस हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मादा का सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वृषण के अंदर स्थित अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वृषण के अंदर अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, बहुत बार पूछा जाता है कि अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? वृषण में। इन कोशिकाओं के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 73 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन का स्त्रावण वसा कोशिकाओं द्वारा होता है? तो वसा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा लेप्टिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है कि मनुष्य के सोने जागने तथा मौसमी गतिविधियों का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो मनुष्य के सोने जागने मौसमी गतिविधियों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। 75 नंबर प्रश्न है, बच्चे के जन्म में कौन सा हार्मोन सहायता पहुंचाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायता पहुंचाता है। इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 76 नंबर प्रश्न है, शरीर का कमांडर किसे कहा जाता है? तो शरीर का कमांडर किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हृदय के पास स्थित होती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो हृदय के पास स्थित होती है। इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद में 78 नंबर प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है? जो थाइमस ग्रंथि होती है वो कई प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण करती है, थाइमोसिन, थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकंड। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो थाइमस ग्रंथि स्त्रावित करती है थाइमोसिन, वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होता है। 80 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन जो गर्भावस्था में स्तरों की वृद्धि व प्रसव के बाद दूध के स्त्रावण को प्रेरित करता है? यहाँ पे एक चीज नोट करना कि
यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रसव के बाद दूध के स्त्रावण को प्रेरित करता है। अब हमने पढ़ा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्त्रावण को प्रेरित करता है, लेकिन कब करता है? प्रसव के पूर्व करता है, ध्यान रखना। और प्रसव के बाद दूध के स्त्रावण को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, जिसको PRL, LTH या MTH हार्मोन भी कहा जाता है। ये सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। उसके बाद में हमारे पास 81 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो पैराथायरोन या पैराथार्मोन जो हार्मोन है उसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो इंसुलिन हार्मोन 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण जो अग्नाशय की बीटा कोश का वो करती है, उसकी कमी से शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग को डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग और इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में 84 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कौन सा हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है? तो कौन सा हार्मोन होता है? वो गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करके बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है वो सहायता पहुंचाता है। उसके बाद में हमारे पास 85 नंबर प्रश्न है, ESH और LH दोनों हार्मोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो दोनों को हार्मोनों को क्या कहते हैं? गोनोडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद में 86 नंबर प्रश्न, हार्मोन होते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं और स्टेरॉइड होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन के अतिस्रावण से लड़कियों में पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं? तो किस हार्मोन के अतिस्रावण से लड़कियों में पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं? चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी होना, लड़कियों में ऐसे लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। तो एंड्रोजेंस या एस्ट्रोजेंस हार्मोन के अतिस्रावण से ये ऐसा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 88 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन के अल्प स्रावण से मूत्र पतला व रक्त गाढ़ा हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस हार्मोन के अल्प स्रावण से मूत्र पतला हो जाता है और रक्त गाढ़ा हो जाता है? उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है कि अंधेरे में कौन सा हार्मोन ज्यादा स्त्रावित होता है? तो अंधेरे में मिलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। उसके बाद में 90 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सिक्रेटिनिन हार्मोन किसके स्त्रावण को प्रेरित करता है? तो सिक्रेटिनिन हार्मोन पेप्सिन और जठरस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। उसके बाद में हमारे पास 91 नंबर प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस करती है। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में आयोडीन का संग्रह भंडार किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में आयोडीन का संग्रह कहाँ पे होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, किसे शरीर का बैंड मास्टर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 94 नंबर प्रश्न है, T3 और T4 हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। तो कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्रंथि करती है। उसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है, हार्मोन को रासायनिक दूत किसने कहा था? ये भी रेलवे के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 96 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है? तो ये तो बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है प्रश्न। तो एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 97 नंबर प्रश्न है हमारे पास, 4S से क्या तात्पर्य है? तो एड्रिनल जो ग्रंथि है उसको 4S कहा जाता है। 4S क्यों कहा जाता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? 4S से तात्पर्य है, पहले से तात्पर्य स्ट्रेस, दूसरे से तात्पर्य शुगर मेटाबॉलिज्म, तीसरे से तात्पर्य है साल्ट मेटाबॉलिज्म और चौथे से तात्पर्य सेक्स अंगों का विकास। इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? 4S ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 98 नंबर प्रश्न है,
जो हार्मोन केवल एक ही क्रिया के नियंत्रण में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे सिनर्जिज्म कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 99 नंबर प्रश्न है, जब दो हार्मोन एक ही क्रिया के नियंत्रण में एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एंटागोनिज्म कहा जाता है। उसके बाद में 100 नंबर प्रश्न है और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किन्हें माना जाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।